नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा और आज हम मनोविज्ञान का पाठ पढ़ेंगे स्वयं और दूसरों को समझना। कक्षा 12 का ये पहला पाठ है और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए आप अपने मित्र मंडली के साथ कहीं जाना चाहते हैं। घर पर आप पिताजी से पूछते हैं, पिताजी हमें डाँट कर पढ़ने के लिए बिठा देते हैं और जाने से मना कर देते हैं। अब आप मन में सोचते हैं इसमें इतना नाराज होने वाली बात कौन सी थी? इतना गुस्सा उन्होंने क्यों किया? यानी आप दूसरों को समझना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप दोनों की लड़ाई हो गई। आपने उसे बहुत कुछ बुरा कह दिया। आप घर आते हैं, पश्चाताप करते हैं और ये सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? यानी आप स्वयं को समझना चाह रहे हैं। यही हमारे पाठ का नाम है, स्वयं और दूसरों को समझना। शुरू करते हैं अपना पाठ और हम इसमें कुछ और टॉपिक्स भी देखेंगे, जैसे कि मनोविज्ञान के विषय की शुरुआत कैसे हुई, मनोविज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, मनोविज्ञान का दूसरे विषयों के साथ क्या संबंध है और करियर के तौर पर हम मनोविज्ञान को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। सबसे पहला टॉपिक है मनोविज्ञान के पढ़ने की आवश्यकता, अध्ययन की आवश्यकता। मनोविज्ञान पढ़ने की 2 स्तरों पर आवश्यकता है हमें। एक तो है आपका व्यक्तिगत स्तर और दूसरा है समूह अथवा संगठन का स्तर। व्यक्तिगत स्तर पर आप देखेंगे समाजीकरण। समाजीकरण का अर्थ है समाज में व्यक्ति का प्रस्तुतिकरण। समाज का वह हिस्सा विद्यालय भी हो सकता है, वह हिस्सा आपका पड़ोस हो सकता है या कोई संगठन या कोई फंक्शन हो सकता है। दूसरा है सीखने सिखाने में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान। सीखना और सिखाना यानी कोई चीज हम स्वयं सीख रहे हैं या कोई चीज हम दूसरे को सिखा रहे हैं। हो सकता है उसका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो या हो सकता है उसे समझ में नहीं आ रहा हो। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, मनोविज्ञान उनका समाधान प्रस्तुत करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, भावनात्मक समस्याओं का समाधान। मनोविज्ञान को हम बहुधा अपने भावनाओं और मन से जुड़ी हुई जो हमारे क्रियाएं होती हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, उससे रिलेटेड मानते हैं। तो जितनी भी भावनात्मक समस्याएं होती हैं, मनोविज्ञान उनका समाधान प्रस्तुत करता है। और इसका एक अन्य पॉइंट है व्यक्तिगत क्षमताओं का ज्ञान। मनोविज्ञान में इस प्रकार के अनेक थ्योरीज और प्रयोग हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं किसी व्यक्ति की क्या योग्यता है, उसकी क्षमताएं क्या है और उसे बेहतर किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा देने का काम भी मनोविज्ञान करता है। संगठन या समूह के तौर पर अभी हमने देखा व्यक्तिगत यानी एक एक व्यक्ति के तौर पर। अब व्यक्तियों के समूह यानी किसी संगठन के तौर पर हमें मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, मनोविज्ञान हमारी किस प्रकार से मदद करेगा। विभिन्न नौकरियों हेतु सही लोगों का चयन। यदि कोई व्यक्ति गणित में अच्छा है तो हम स्वतः ही उसे हिसाब किताब के काम में लगाना चाहेंगे, यानी वह व्यक्ति इस चीज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। किसी नौकरी के लिए, जैसे लिखाई पढ़ाई की किसी नौकरी के लिए जिसमें गणित का अधिक काम हो, तो उस व्यक्ति का चयन उपयुक्त रहेगा। ऐसे व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं का मापन, यह भी मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। उस मापन के पश्चात अगर हम व्यक्ति को अधिक कुशल बनाना चाहें, उसका प्रशिक्षण भी मनोविज्ञान के द्वारा संभव है। और समस्या समाधान हेतु लोगों का अभिप्रेरण, अभिप्रेरण समझते हैं, मोटिवेशन। समस्या समाधान हेतु लोगों का अभिप्रेरण या उन्हें मोटिवेट करना और मोटिवेशन को बनाए रखना, यह भी मनोविज्ञान का ही एक कार्य है। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है। मनोविज्ञान एक बहुत ही विविधताओं वाला विषय है। इसमें हम मस्तिष्क, मन और व्यवहार, इनके सम्मिश्रण के पश्चात जो चीज प्रकट होती है वह है अवलोकन योग्य कार्य। अर्थात मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के व्यवहार या कार्य को देखकर मनोविज्ञान का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार
पहले कैसा था, अब कैसा है, किसी खास परिस्थिति में कैसा होगा, और उसका अवलोकन करके विभिन्न प्रकार की जो थियरीज हैं और जो नियम है उनका बनाया जाना संभव है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक के क्या लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक के 2 लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य है व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना। व्यवहार को समझना, यह काम कौन करता है? अकादमिक मनोवैज्ञानिक, यानी बेसिकली जो मनोवैज्ञानिक होता है उसका कार्य होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहार है उसको समझना, उसकी व्याख्या करना, और इसमें रुचि लेने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वे मानसिक प्रक्रम एवं व्यवहार के विविध पक्षों संबंधी परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। उन्हें प्रेक्षण प्रयोग जैसी विधियों के द्वारा कुछ सामान्य और आधारभूत नियमों का विकास करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप साथ के साथ उन्हें अपने रिकॉर्ड में लिखते जाइए और करते जाइए। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, व्यवसायी अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक करते हैं, किसी व्यवसाय से संबंधित व्यवसायी अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक। इसमें मनुष्य की विभिन्न समस्याओं का हल किया जाता है ताकि उन्नत जीवन जी सके। ये किस प्रकार संभव है? परामर्श के द्वारा, आप इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, चिकित्सा के द्वारा, व्यक्तिगत चयन के द्वारा, व्यवसाय निर्देशन के द्वारा, उपभोक्ता सर्वेक्षण और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आदि क्रियाओं के द्वारा इसका समझने का काम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें, हमें पता चलेगा जब मानव ने कबीलों के रूप में संगठित रहकर रहना शुरू किया और अपने जीवन को कुछ सुरक्षित माहौल में पेश किया, तब उन्हें पता चला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके हम उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि बारिश का आना, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात का मौसम आना, भूख लगना, भूख लगने पर जब भोजन करते हैं तो पेट का भर जाना, मृत्यु होना, छोटे बच्चों का जन्म होना, पशुओं का मरना, और इस प्रकार के विविध जो घटनाएं थी उनको जब मनुष्य ने देखा तो कुछ का वह तर्क के द्वारा उत्तर देना पसंद करता था या तर्क के द्वारा उत्तर दे सकता था। यहां विज्ञान का जन्म हुआ और जिन प्रश्नों का उत्तर वह नहीं दे सकता था वहां दर्शन का जन्म हुआ, धर्म का जन्म हुआ, विश्वास का जन्म हुआ। इसी दर्शन और विश्वास के द्वारा क्या हुआ? मनोविज्ञान का विकास हुआ। इसी बेस पर मनोविज्ञान का विकास हुआ। तो प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो वेदांत, सांख्य, योग, बौद्ध, जैन और सूफी, इन दर्शन पद्धतियों द्वारा मनोविज्ञान के अनुकूल विषय की रचना की गई। इसकी जो साहित्य था उसकी रचना में इन सब का योगदान था। और कुछ नाम हैं, देखिए, चरक, वात्स्यायन, कौटिल्य, इनके सिद्धांत भी मनोविज्ञान के इसी स्वरूप का विस्तार है, किंतु इसे एक मनोविज्ञान का नाम न देकर दर्शन का नाम दिया गया था। ये प्राचीन भारत की दार्शनिक पद्धतियां थी। आधुनिक समय में देखें तो मनोविज्ञान एक विषय के रूप में प्रचलित हुआ और इसकी एक लैब, एक प्रयोगशाला बनाई गई। यह विचार आया 1879 में विलियम वुंट के दिमाग में। उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय, जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय, यहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। वहां होने के साथ ही भारत में भी इसका विकास शुरू हुआ और 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। 1916 उसके बाद धीरे धीरे एक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में, जिसका नाम था इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फिर एक मैगजीन, एक जर्नल की शुरुआत हुई 1925 में, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। और 1940 में एक मेंटल हॉस्पिटल
कोलकाता में बनाया जाता है, जिसका नाम था लुम्बिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल, जो कोलकाता में बनाया गया था। इस प्रकार से जब पूरे विश्व में मनोविज्ञान को पढ़ा जाने लगा तो अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ। मुख्य विचारधाराएं कौन सी थी? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषण और आधुनिक मत। बच्चों, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी मुख्य विचारधाराएं अस्तित्व में आई। याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा निमोनिक बताती हूं। सांप वह गेम आधा खेलता है, यानी हमने पहला अक्षर लेकर एक निमोनिक एक लाइन बना ली है। सांप वह गेम आधा खेलता है। यहां पर स का मतलब है संरचनावाद, प का मतलब है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, फिर है व्यवहारवाद, गेम गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषण, और आधा से मतलब है आधुनिक मत। अब हम देखते हैं कि इनकी रचना किस किसने की, इसका प्रतिपादन और मुख्य विचार बिंदु क्या है। इसी प्रकार आपको पॉइंट्स में आपको इसको लिखना है यदि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला है संरचनावाद। इसके प्रतिपादक है एडवर्ड टिचनर। मुख्य विचार बिंदु है चेतना और उसके अवयव, जैसे कि संवेदना, बिंब, भाव आदि। दूसरा है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, कि व्यवहार के पीछे कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो बुद्धि में, मस्तिष्क में चलते हैं। विलियम जेम्स द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। इसकी मुख्य बिंदु है संवेग, इमोशंस, व्यक्ति भावनाओं के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करता है भावनाओं में आने के पश्चात। अधिगम, लर्निंग, किसी चीज को सीखना, समझना, याद करना। अभिवृद्धि, ग्रोथ। अनुकूलन, किसी खास समय व्यक्ति का किसी खास परिस्थिति में अनुकूलित हो जाना। तीसरा देखते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया जेबी वॉटसन ने, और इन्होंने व्यवहार को ही अपनी विचारधारा का मुख्य बिंदु बनाया। व्यवहार कैसा है? प्रेक्षण योग्य, उसका परीक्षण किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है और उसे वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जा सकता है। अगला है गेस्टाल्टवाद। 3 दोस्तों ने मिलकर, कोहलर, कोफका और मैक्स वर्दाइमर, इसका प्रतिपादन किया और इन्होंने चेतना को एक संपूर्ण इकाई के रूप में लिया। प्रत्यक्षीकरण इसका एक मुख्य बिंदु था। अब देखते हैं मनोविश्लेषण। बहुधा आपने फ्रायड का नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक बिल्कुल नए विचार को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि जो भी व्यवहार किया जाता है वह आपके अचेतन मन के फलस्वरूप होता है। जितना भी आपका व्यवहार है वह सब अचेतन मन की ही देन है। उन्होंने एक आइसबर्ग थ्योरी बताई थी, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी जो अधिकतम पार्ट था वो सुपर ईगो का पार्ट था और अधिकतम व्यवहार इसी की देन है। द्वंद्व, दुश्चिंता, मनोविकार, यानी इन्होंने नेगेटिव जो पॉइंट्स थे उनको उभार कर हमें बताया कि इनके द्वारा भी जो मनुष्य का व्यवहार है उसके ऊपर प्रभाव पड़ना निश्चित है। आधुनिक बहुत सारे इसके प्रतिपादक रहे। इसके सिद्धांत है सूचना सिद्धांत, अभिकल्पनीय प्रारूप, और मुख्य विचार बिंदु थे संज्ञानात्मक क्रांति, तंत्रिका प्रक्रिया और सांस्कृतिक प्रक्रिया, यानी कि आपका तंत्रिका तंत्र, आपकी संस्कृति और आपका व्यवहार, सोच, ज्ञान, ये सब इसके मुख्य विचार बिंदु रहे। आधुनिक समय में इन चीजों पर अधिक कार्य हो रहा है। अब हम देखते हैं कि मुख्य मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है। क्या राय है आपकी? क्या आप मनोविज्ञान को समझते हैं? तो ये देखिए, सबसे पहला परिप्रेक्ष्य है जैविक, यानी मनुष्य एक जीवित प्राणी है। जीवित प्राणी के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, व्यवहार उसी का ही एक प्रोडक्ट होता है।
तंत्रिका तंत्र की प्रक्रिया, आनुवांशिक कारक, ये इसके सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। फिर है व्यवहार। व्यवहार कैसा हो? व्यवहार प्रेक्षणीय और पारिवेशिक स्थिति यानी परिवेश। परिवेश आपका कैसा है, वही व्यक्ति अलग अलग परिवेश में अलग अलग व्यवहार करेगा। यदि उसके व्यवहार को हम नापते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारत में दर्शन और धर्म का काफी प्रभाव है, इसलिए इसके अनुसार मनुष्य परिवेश और दैवीय शक्ति से जुड़ा हुआ है। मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों के समन्वय पर मनुष्य कार्य करता है। यही भारतीय परिप्रेक्ष्य है। मनोगतिक परिप्रेक्ष्य, इसके अनुसार मनुष्य मूल रूप से काम और आक्रामक मूल प्रवृत्तियों द्वारा चालित होता है। मनोगतिक, मन की गति काम और आक्रामक मूल प्रवृत्तियों से संचालित होती है, जिसे हम कह सकते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट। ये देखिए एनिमल इंस्टिंक्ट। अब है संज्ञानात्मक। संज्ञान, कॉग्निशन। हमारे संज्ञान हमारे व्यवहार का रूप निश्चित करते हैं। इसमें मुख्य है संज्ञान। व्यवहार किस पर आधारित हो रहा है, यहाँ पर किससे प्रभावित है? संज्ञान के द्वारा। अब है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसमें फिलोसॉफी का भी एक हिस्सा लिया गया है। आत्मसिद्धि और अध्यात्म की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है, संतुलित व्यवहार की अपेक्षा उससे की जाती है, और आत्मसिद्धि और अध्यात्म की इसलिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का दूसरे विषयों के साथ क्या संबंध है। देखिए, इस समय मनोविज्ञान इतना विविधताओं से भरा हुआ ज्ञान हो गया है कि सभी प्रकार के विषयों के साथ इसका अंतर संबंध है। मनोविज्ञान को हम एक अलग इकाई के तौर पर नहीं पढ़ते हैं, इसे हम अनेक प्रकार के विषयों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, शिक्षा, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान। हम समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समाजशास्त्र में समाज और व्यक्ति की बड़ी इकाइयों का, जैसे कि समूह और संगठन का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति के ऊपर जोर देता है। उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानकर वह उसका अध्ययन करता है। दूसरा है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र बायोलॉजी से रिलेटेड है कि शरीर विज्ञान किस प्रकार से किसी के व्यवहार को, किसी की सारी परिवेश को मानव शास्त्र मानव के जैविक इकाई के रूप में उसका अध्ययन करता है, और इसमें यह देखता है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं किस प्रकार से मानव के व्यवहार को संचालित करती हैं, प्रभावित करती हैं। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कार्य हुआ है। शिक्षा किस प्रकार से दी जाए कि बच्चे को वह बिल्कुल अच्छे से प्राप्त हो, किस प्रकार से उसे अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, किस प्रकार उसका मूल्यांकन होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और विद्यालयों में आजकल जो विद्यार्थी परिषद चलती हैं वो उनका स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब मनोविज्ञान के अंतर संबंध में हम पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान मानव शास्त्र से ही रिलेटेड है, किस प्रकार से मनुष्य का शारीरिक संरचना उसके व्यवहार को संचालित करती है। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र। पहला है प्रयोगात्मक और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अनेक प्रकार के प्रयोग अब मनोविज्ञान के विषय में संभव है। संज्ञान किस प्रकार से, क्या कॉग्निशन हुई, किसी चीज को किस प्रकार से व्यक्ति द्वारा समझा जा रहा है, ये सब अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। दूसरा है शरीर क्रिया और तुलनात्मक विज्ञान। बहुधा इसमें हम पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और जैसे बंदर, सूअर, खरगोश, चूहे, इन सब का हम अध्ययन करके उनके व्यवहार को आपस में उनकी तुलना करते हैं। तीसरा है वैकासिक। वैकासिक
विकास क्रम, मनुष्य का विकास ऐसा माना जाता है बंदर से हुआ है और बंदरों की विविध श्रेणियां चिंपैंजी, ओरेंगुटन, एप वगैरह से होता हुआ मनुष्य के दिमाग का जिस प्रकार से विकास हुआ, तो ये वैकासिक मनोविज्ञान है, किस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि का, व्यवहार का विकास होता जा रहा है। अगला है समाज मनोविज्ञान। जब मनुष्य ने समाज के रूप में संगठित रहकर अपना विकास करना शुरू किया, विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्न शुरू किया, उसी के फलस्वरूप मनोविज्ञान का क्षेत्र विकसित हुआ। शिक्षा एवं विद्यालय मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है ये, और चूंकि आप एक विद्यार्थी हैं, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार के शिक्षक हमें पढ़ाए जाने चाहिए। वही बात कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से गणित कर सकता है, उसे गणित ही पढ़ाने देना चाहिए। जो व्यक्ति काव्य कर सकता है, उसे हिंदी अथवा भाषा के विषय पढ़ाने के लिए दिए जाने चाहिए। शिक्षा में बालक के किस प्रकार से उन्नति के स्टेप्स हो सकते हैं, किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो सकता है, किस प्रकार से उसे दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए, यह सब इस मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगला है परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श मनोविज्ञान काउंसलिंग से रिलेट परामर्श मनोविज्ञान काउंसलिंग से रिलेटेड है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आजकल काउंसलर की हर जगह पर आवश्यकता महसूस की जाती है। आप कोई नया विषय ले रहे हो, आप किसी खास संगठन में कार्य कर रहे हो, आप पारिवारिक दुश्चिंताओं से ग्रस्त हो, हर जगह आपको काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है। काउंसलर आपकी काउंसलिंग करके आपको उस समस्या से उबारता है। नेक्स्ट है चिकित्सा मनोविज्ञान। अपेक्षाकृत यह एक नया क्षेत्र है। किसी व्यक्ति के इलाज से पहले उसकी क्या मनस्थिति है, इलाज के दौरान क्या मनस्थिति है और इलाज के बाद में उसकी मनस्थिति क्या होगी, और किस प्रकार से उसके व्यवहार को बदला जा सकता है, उसे इस बात के लिए तैयार किया जा सकता है कि वह अपना इलाज पॉजिटिव रूप में ले, ताकि उत्तरोत्तर उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो। 8वां औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान। हर संगठन, हर उद्योग में मनोविज्ञान ने अपनी जगह बना ली है। हम देखते हैं कि एक संगठन में काम करने वाले सभी लोगों के आपसी संबंध, एक समान लक्ष्य के लिए उन सबका सदैव अभिप्रेरित रहना, एक समान लक्ष्य के लिए उनका आगे बढ़ना, अच्छा व्यवहार करते हुए, अपना विकास करते हुए अपने संस्थान को आगे बढ़ाना, यह सब औद्योगिक संगठन की आवश्यकताएं हैं और इस प्रकार मनोविज्ञान इसमें मदद करता है। 9 पर्यावरण मनोविज्ञान। पर्यावरण मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि पर्यावरण संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, अब उनका अध्ययन इस वैज्ञानिक तौर पर किया जाता है ताकि लोगों को अभिप्रेरित किया जा सके। अभियांत्रिक मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग। आजकल जीवन के हर क्षेत्र में मशीनों का योगदान है। मशीन और मानव का आपस में अच्छा अंतर संबंध बनाते हुए किसी कार्य को पूरा करना, यही अभियांत्रिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान कुछ चिकित्सा से मिलता जुलता, कि किसी चिकित्सा विभाग में, किसी हॉस्पिटल में किस प्रकार से व्यक्ति को मानसिक तौर पर इलाज के लिए तैयार किया जा सके, और मान लो इलाज में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है और कुछ उसका शरीर का कोई क्षति हुई है, उस चीज को स्वीकार करने के लिए उसे किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सके, तैयार किया जा सके, यह भी हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान में देखते हैं। अब वर्तमान में मनोविज्ञान का स्वरूप बहुत विविध हो गया है और उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। आजकल हम इसे एक आर्ट्स और साइंस दोनों से रिलेटेड एक विषय समझते हैं, जो कुछ चीजें आर्ट्स से ले रहा है, कुछ चीजें विज्ञान या साइंस स्ट्रीम से ले रहा है। हम देखते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भ भी अब हमारे लिए उतना ही महत्व रख रहा है जितना कि आपका शारीरिक विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दिमाग से संबंधित विज्ञान है। और अन्य बहुविषयक सहयोग यथा भाषा, संवेग, मूल्य, संस्कृति से रिलेटेड अन्य चीजें, ये सभी चीजें आजकल मनोविज्ञान के बदलते हुए स्वरूप को
दर्शाती हैं। मनोविज्ञान एक व्यवसाय के रूप में, पाठ के शुरू में हमने कहा था कि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक रुचि का विषय रहेगा कि मनोविज्ञान को एक व्यवसाय के रूप में हम किस प्रकार से ले सकते हैं। आपको इसके लिए स्नातक की डिग्री चाहिए और खास क्षेत्रों में कोई खास डिग्री भी चाहिए। इसके लिए आप परामर्शदाता का कार्य कर सकते हैं, यानी काउंसलर, शोधकर्ता, आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। औद्योगिक संस्थान में मनोवैज्ञानिक, आजकल सभी उद्योगों में उत्तरोत्तर वृद्धि बनाए रखने के लिए, उन्नति करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की अच्छी मांग है। विभिन्न परीक्षण संपादित करने वाला परीक्षक, ये बिल्कुल साइंस से रिलेटेड व्यक्ति होता है। जैसे कि किसी लैब में साइंस के जो प्रयोग संपादित किए जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के परीक्षण संपादित करने वाला परीक्षक। यह बुद्धि का मापन कर सकता है, योग्यता का मापन कर सकता है, इस प्रकार के कार्य ये करते हैं। स्वयंसेवी संगठन में कार्य, प्रवक्ता, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, ये एक लेटेस्ट रूप है जो आजकल सभी हॉस्पिटल्स में भी इसका काम है। इसी से रिलेटेड है स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक, और ये हम पढ़ते हैं बाल मनोवैज्ञानिक। इनकी विद्यालयों में काफी मांग है। विद्यालयों के अलावा जहां भी बच्चों से संबंधित समस्याएं आती हैं, वहां पर बाल मनोवैज्ञानिक की सेवाएं अवश्य ली जाती हैं। नेक्स्ट, ये विद्यालय मनोवैज्ञानिक, हर विद्यालय में एक परिषद होती है, एक काउंसलर्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपस में व्यवहार करना है, किस प्रकार से रोजमर्रा में आने वाली समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं, नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार से अनुकूलन किया जाए, यह सब विद्यालय मनोवैज्ञानिक सिखाता है। और मानवीय कारक मनोवैज्ञानिक, इसमें आपको मानवीय जो कारक होते हैं मानवीयता से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मनोवैज्ञानिक का कार्य होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे हमारे ये एरियाज हैं जहां मनोविज्ञान एक व्यवसाय के रूप में अच्छा कार्य कर रहा है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु लगे आप उन्हें नोट करें, याद करने की कोशिश करें और चित्र बनाकर, पॉइंट बनाकर अपने परीक्षा में उत्तर लिखें। धन्यवाद।